Welcome students. Today we are going to discuss chapter electricity class 10th. It is a very important chapter. So if we talk about electricity, so there is a two type of electricity. First is a static electricity and second is a current electricity. Static electricity means study of charge at rest. कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होगा उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने इसको छोटी क्लास में पढ़ा है, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 6th 7th और 8th क्लास में मुझे लगता है आता है कि जब आप किसी भी ग्लास रोड को रब करते हो किसी सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उसमें कुछ चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं किसी चीज़ को या किसी चीज़ को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्यों होता है, इसलिए स्टैटिक कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या होगा, वो नॉन मेटल चीज़ होती है, ठीक है। वो मेटल की चीज़ नहीं होगी, ग्लास रोड है या हम कोई प्लास्टिक की बात करें तो वो नॉन मेटल है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज है हमारा वो फ्लो नहीं करेगा उसमें से, वो एक ही जगह पे रुक जाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद आ गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब कोई चार्ज मूव करेगा, मोशन में होगा, उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या, तो इसमें हम कंडक्टर की बात करते हैं क्योंकि कोई भी चार्ज फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर्स में फ्लो करेगा, जहाँ हम मेटल की बात करेंगे तो उसमें से वो फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बस दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, जिसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। और फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ की मेटल, कोई भी आयरन का पीस हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर जो भी है वो सारे हमारे किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। और इंसुलेटर, अब इंसुलेटर क्या है, जिसमें से वो दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, वो क्या हमारी नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे रबर हो गई आपकी, या फिर आप वुड की बात कर सकते हो। अगर यहाँ पे वुड भी आप ड्राई वुड कह सकते हो उसको, वेट वुड इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती, इसलिए ड्राई वुड इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। तो दीज आर नॉन मेटल्स और इट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। और इसके बाद आप ये बात कर सकते हो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन राइज करते हैं कि मेटल्स में जो है हमारा, कंडक्टर्स में जब मेटल्स में बात करें तो उसमें से करंट तो चार्ज फ्लो कैसे करता है, क्यों करता है ना। तो यहाँ पे चार्ज इसलिए फ्लो करता है क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हमारे पास। जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए उसकी वजह से जो हमारा करंट इसमें से फ्लो करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट इज एबल टू एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखो चार्ज क्या है कि हम मान लो कि एक वायर है, उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि उसमें चार्ज है या नहीं है, लेकिन हमें कहाँ से फील होगा, उसकी कुछ फोर्स है, उसकी कुछ ऐसी फील्ड होगी जिससे हमें पता लग गया कि उसमें चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और इसमें कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और प्रोटॉन में भी सेम चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे फॉर प्रोटॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो सेम रहेगा। और चार्ज के लिए सिंबल क्या होता है हमारा, Q, और इसके यूनिट है कूलम। तो देखो इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो अगर मान लो हमारे पास लाइक चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो एक दूसरे के पास रहेगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर दोनों हमारे पास अनलाइक चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव है यहाँ पे और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों कहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे दो मैग्नेट होते हैं, अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ को एक साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर नॉर्थ और साउथ को एक साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे बात हुई थी हमारी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे बात हुई थी हमारी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो कह रहे हैं कि फाइंड करो, यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक कि फाइंड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन कूलम चार्ज में, ठीक है, एक कूलम
चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला जो है याद रखना है। यहाँ पे अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, ओके। तो और यहाँ पे एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमने फाइंड करना है इनटू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे चार्ज आ गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यार, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखो 1 से ये यहाँ के क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू एन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, एक कूलम चार्ज में। अगर एक की जगह आपके पास 2, 3, 4 जितना भी चार्ज आएगा आपके पास, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो है रिप्लेस करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज, ओके। तो अब देखो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हेनेवर चार्ज मूव इट क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, कि जब कोई भी चार्ज चलता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अगर हम तो किस में हो गए, गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड में हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मेनली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप लिक्विड्स की बात करते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे गैस और सॉलिड में, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या जरूरी है कि हमारा जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये नहीं है कि हर एक चार्ज, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देगा, और हर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा उसे हम यूज कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए उसका कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि मान लो जो समुद्र में पानी बह रहा है तो वो एक कंट्रोल्ड मोशन में है, मतलब कॉन्टिन्यूस बह रहा है, ठीक है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो पानी को एज अ, जैसे आप उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, बाय यूजिंग टर्बाइन सब करते हैं। तो अगर वो कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस है कि मतलब एक रेगुलर फ्लो में चल रहा है और कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो हमारी घूमती रहेगी और उससे हमारे जो करंट वो प्रोड्यूस होता रहेगा। मान लो कि उसी टाइम उसी समुद्र में क्या हो कि फ्लड आ जाए, तो उस टाइम क्या होगा, बनेगा इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास, और वो करंट हमारे उस टाइम वो जो सिचुएशन होगी वो हमारे लिए क्या होगी, डेंजरस हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। ऐसी हमारे पास जब बात करें, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये करंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया हमारे पास। I का मतलब क्या होगा, करंट, क्यू हमारा है चार्ज, और टी क्या होगा हमारा टाइम। तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम, कि कितने टाइम में हमारे चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं वायर में से, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये कौन सा करंट है हमारे पास, ये स्टेडी करंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितने भी वैल्यू हमें आ रही है, मान लो हम टॉर्च की बात करें, टॉर्च में तो बैटरी करंट दे दी तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है ये, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इस कंडक्टर में क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते हो, कोई इस तरफ होगा, कोई इस तरह मोशन कर रहा होगा, और कोई इस तरह मोशन कर रहा होगा। तो सारे रैंडम डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन कर रहे होंगे। अब देखो इसको कंटिन्यूस और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारे एक तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब इनको कंट्रोल एंड कंटिन्यूस मोशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक बैटरी के साथ हम अगर कनेक्ट कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है बैटरी का, तो इसको हम अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी हमारे किस काम आती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के काम आती है। तो देखो अब क्या होगा, पहले ये सारे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब हम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो एकदम से क्या होगा, इनकी डायरेक्शन जो होगी वो एक तरफ हो जाएगी। अब देखो इसको एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो कि आपके पास एक ये बकेट है और इसमें हमने वाटर फिल किया, ठीक है। तो ये है हमारी ए, और एक हमारा ये होगी, इसमें छोटा सा पाइप लगाया इसमें, और एक सेम साइज की हमारे पास बकेट बी है, ठीक है। तो दोनों में हमने क्या फिल किया है, वाटर फिल किया है सेम लेवल का। अब देखो यहाँ से पानी इस तरह फ्लो करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है हमारे पास सेम है। अब देखो अगर यहाँ से इस तरह फ्लो करना है हमें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेवल कम करना पड़ेगा, मतलब कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मान लो कि मैंने इसको इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल दिया,
और इसमें जो हमारा वाटर लेवल है वो रह गया इतना। तो देखो इतना जो हो गया हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब देखो हमने डिफरेंस क्रिएट किया, तो अब क्या होगा, यहाँ ए में से पानी फ्लो करेगा बी में से, तो डिफरेंस क्रिएट करने के बाद जो हमारा फ्लो होगा स्टार्ट होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे, मान लो ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, बैटरी का तो पॉजिटिव कनेक्ट है। अब देखो अब क्या होगा, जब डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद इन सब का इस साइड इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे दो रीजन ऐसा होने के। देखो फर्स्ट रीजन क्या है हमारे पास, एक तो इस एंड में क्या है पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहला तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से फ्लो किया नेगेटिव चार्ज, जब वो यहाँ पहुंचा तो अंदर इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उन्होंने इनको रिपेल किया तो इनका मोशन किस साइड हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से अट्रैक्शन की वजह से वो इनका मोशन कितना हुआ, इस तरफ हो गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करना शुरू कर दिया, तो हमारा यहाँ पे करंट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्टेडी करंट, जो कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस मोशन में होगा वो करंट ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना करंट तो चार्ज तो मूव करता है लाइटनिंग में, आसमानी बिजली है जो, उसमें भी चार्ज फ्लो करता है, लेकिन वो वाला करंट हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल और कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इसलिए वो वाला इलेक्ट्रिक करंट हम यूज नहीं कर सकते। और अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है तो वो कंट्रोल एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक। ओके, तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को देखें सर्किट डायग्राम के साथ, तो हम सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसा बनाते हैं। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगी हमारी, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे लग गया एमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी हमें बल्ब लगाना है वो लग गया, और यहाँ पे हम एक की लगाते हैं, ठीक है, स्विच लगाते हैं, और ये होगी हमारी बैटरी, और ये हमारा एमीटर। अब देखो सर्किट डायग्राम में हमने क्या कुछ लगाया, हमने एक एमीटर यूज किया है। एमीटर के हमारे पास जैसे हम करंट की रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, करंट की रीडिंग कौन नोट करता है, हमारे पास एमीटर करता है, और हमेशा ये सर्किट में सीरीज में लगता है, ठीक है, सीरीज में, ठीक है। क्यों सीरीज में क्यों लगता है, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमने अभी तक नहीं पढ़ा, अब इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आएगा उसमें हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास। तो जस्ट एक बार आप याद कर लें कि हमेशा सीरीज में लगता है और लो रेजिस्टेंस का हमारे पास एमीटर होता है। अब देखो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि जो हमारा एक चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि वैसे ही बुक्स बनती थी, वैसे ही हम स्टडी करने लगे कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम प्रोटॉन्स का पता था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का पता था। इलेक्ट्रॉन्स की जब स्टडी हुई तब पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। पुरानी बात चल रही है तो हम वैसे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यही माना है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो इसमें इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन टू से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में है क्या, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपका आपने एग्जाम में लिखना है तो आप वही लिखोगे जो आपने पढ़ा है कि हमारे करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखो हमारे पास यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है करंट के एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर्स इसकी यूनिट है। अब देखो हाउस होल्ड जितने भी हमारी जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं घर में, कंप्यूटर, टीवी, जो बल्ब है, उसमें हमारे करंट की कितनी वैल्यू होती है, 0.85 एम्पियर। एंड करंट जो हमारा कंप्यूटर में यूज़ होता है वो है सिर्फ 1 मिली एम्पियर। और लाइटनिंग मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे आसमानी बिजली है जो, उसकी बात करें हम, उसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है, कितना, 10,000 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने जो बेसिक यूनिट है इसके वो क्या आते हैं हमारे, I = Q/T। Q हमारा क्या है, चार्ज, और T है हमारा टाइम, ठीक है। अब चार्ज के यूनिट थे हमारे पास कूलम, और टाइम के सेकंड के लिए बन गए कूलम पर सेकंड, और करंट के क्या यूनिट है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकंड, ओके। और इसके देखो ये तो होगी इसकी बेसिक यूनिट। इससे छोटे यूनिट क्या आ गए हमारे पास, 1 मिली एम्पियर, जिसमें 10⁻³ एम्पियर करंट होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना करंट है हमारे पास, 10⁻⁶ एम्पियर। नेक्स्ट हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो अभी हमने लास्ट आर्टिकल में क्या किया था कि
कि जब हमने करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक डायरेक्शन में जो है मूव करवाया है, तो उसके लिए हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया था। तो वही हमारे यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम एग्जांपल है कि हमारे पास दो वेसल्स हैं, ठीक है, ए और बी, दोनों में क्या है, सेम लेवल का वाटर है ऐसे। तो जब तक इसमें दोनों का लेवल सेम है तो हमारा चार्ज जो है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन जब हमने क्या किया, इसमें से पानी थोड़ा निकाल लिया, इसमें से पानी निकाल के इसका डिफरेंस इतना कर दिया, इसका लेवल इतना कर दिया पानी का बी में से, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे इतना डिफरेंस आ गया, इसमें ए और बी में इतना क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो वाटर है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि एक तरफ हमारा हायर पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल है। तो जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तब हमारा जो चार्ज है वो मूव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको डिनोट करते हैं V से, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और अब इसके वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, वर्क के यूनिट होते हैं जॉल, 1 जॉल। और अब देखो इसको जॉल बोल सकते हो, और कुछ कुछ टीचर्स जूल भी बोलते हैं इसको, तो अपने अपने होता है सबका बोलने का। तो मैं इसको 1 जॉल बोलता हूँ। और चार्ज की यूनिट आ गई हमारे पास कूलम, तो जॉल ऊपर कूलम, इसके हमारे पास यूनिट आ गई, ठीक है, वोल्ट की। और ये किसकी इक्वल होता है हमारे पास, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के हमारे पास यूनिट क्या आ गए, वोल्ट, ओके। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके पास, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। तो इसमें हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, जैसे हमने अभी भी वोल्टमीटर और एमीटर के लिए किया है। देखो वोल्टमीटर क्या था हमारे पास, एमीटर क्या था हमारे पास, ए से डिनोट करते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता था। लेकिन अगर हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिनोटर वोल्टमीटर होगा। वोल्टमीटर हमेशा किसी भी अप्लायंसेस जो भी हम यूज कर रहे हैं सर्किट में, मान लो कि हमारा ये सर्किट है, यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा जो भी हम यूज कर रहे हैं अप्लायंसेस, मान लो बल्ब है हमारा, तो इसके ऐसे क्या लग जाएगा, हमारा वोल्टमीटर लग जाएगा। और हमेशा इसके पैरेलल लगता है, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का, इसलिए हमेशा क्या लगता है, ये पैरेलल में लगता है, ओके। और रेजिस्टेंस के बारे में हम अभी नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, मतलब कोई भी पॉइंट है मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो करंट है वो हमेशा प्रोपोर्शन होगा किसके, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हमारा देखो यहाँ पे था हमारा, फिर ये एग्जांपल ले लो कि मान लो पहले क्या था हमारा, जितना हमारा पोटेंशियल था, ठीक है, उतने ही हमारी क्या आएगी, करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। जितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही हमारा क्या आएगा, करंट आएगा। मान लो जैसे जैसे हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे किया तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो उतना ही करंट होगा। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर दिया, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस इतना कर दिया तो हमारा करंट भी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हमने V को इंक्रीज किया, V क्या हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमने V को इंक्रीज किया तो हमारा I भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे V इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा I क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ से क्या आ गया, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I आ गया। I क्या हमारा यहाँ पे करंट है, कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। चाहे आप कह लो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। बट लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हमेशा रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं R इंटू आई। तो R क्या हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया हमने, ठीक है। और V इज इक्वल टू I हमारा क्या आ गया, ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह मान लो V है और इस तरह हमारा I है। तो करंट की यूनिट क्या आ गया यहाँ पे, एम्पियर, और इसके वोल्ट। तो यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कि मान लो जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू है वैसे वैसे हमारी क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है, ओके। और इसमें जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज की है R इज अ कांस्टेंट,
तो आर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। जो हमने वोल्टमीटर में लिखा था कि हाई रेजिस्टेंस और एमीटर में लिखा था लो रेजिस्टेंस, अब उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज आर। देखो अब हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, कि मतलब चार्ज के फ्लो में एक रुकावट आ रही है, और वो रुकावट किसकी वजह से आ रही है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से आ रही है। जब कोई भी करंट, जब कोई भी चार्ज हमारा वायर में से फ्लो कर रहा है, तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आती है, कुछ उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे उसके मोशन को अपोज कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि करंट के मोशन को क्या करना है, उसमें अपोज करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, V बाय आई। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, ओम। ओम को ऐसे भी शो कर सकते हो, और ओम को ऐसे भी आप शो कर सकते हो, तो यूनिट आ गए इसके। तो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है, तो ये तीन चीजें जो मेन है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, अब इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस इस पे क्या करेगा, इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब जब अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा, टाइम ज़्यादा मिल गया ना, इसको अपोज करने के लिए टाइम क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। तो मतलब लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा काम करेगा अपना, तो ज़्यादा जो उसका मोशन है उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर लेंथ ज़्यादा है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड हमने कहा था कि अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि R हमारा डिपेंड करता है एरिया पे इनवर्स में, कि मतलब मान लो कि हमारे पास एक वायर है, ये मान लो हमारी एक पतली सी वायर है और एक हमारी ये ऐसे मोटी वायर है। अब इन दोनों में से रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा होगा, बताओ, छोटी वायर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या बड़ी पे, इनवर्स में है दोनों, कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो वे रेजिस्टेंस इस पे ज़्यादा होगा पतली वायर पे, क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है। देखो इसको एग्जांपल लेते हैं, हम इनके साथ देखते हैं। मान लो हमारे पास है एक पाइप है ये, ठीक है, और एक थोड़ी सी हमारे पास मोटी पाइप है, ठीक है। तो दोनों में से क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। अब देखो मान लो कि हमने छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर इसमें रखे हैं ऐसे, हमने इस पाइप में छोटे छोटे पत्थर रख दिए, सेम साइज के पत्थर हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। सेम साइज के पत्थर हमने ऊपर वाले में और नीचे वाले में रख दिए। अब देखो डायग्राम देख के क्लियर हो रहा है कि इसमें से पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में से। देखो देखने में से पता चल रहा है कि इसमें से पानी ज़्यादा फ्लो करेगा और इसमें से कम, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एरिया कम है, एरिया कम है, लेकिन जो यहाँ पे हमने स्टोर रखे हैं, पत्थर रखे हैं, वो वाटर के फ्लो को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वो पानी के फ्लो को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रोक रहे हैं। तो पानी का फ्लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका एरिया क्या है, पाइप का ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से पत्थर वही है सेम, तो यहाँ पे ये इतना मैटर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, लेकिन पानी ऊपर से चला जाएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, जो फ्लो करने के लिए उसको ज़्यादा जगह मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हमारा एरिया ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हमारा एरिया कम है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लास्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है कि मान लो हमारे पास एक सिल्वर है, ठीक है, और अगर एक साइड हम आयरन की बात करें, दोनों में से रेजिस्टेंस किसके पास ज़्यादा होगा, आयरन का रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन से हम क्या बन जाएगा, फर्स्ट था हमारे पास R इज प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं रो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला R का, R इज डिपेंड अपॉन लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। तो अब देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसको हम कहते हैं रो, और ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, यहाँ पे दो टर्म्स होती है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हम रखे हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को पास होने देते हैं और इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मेटल
और इंसुलेटर की एग्जाम्पल क्या होगी, नॉन मेटल होगी। तो आप देखो मेटल और नॉन मेटल में क्या होगा कि मेटल में से करंट पास हो रहा है तो मतलब वो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल, ये देखो मेटल की हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी होती है, बहुत कम होती है, 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर, ठीक है। तो इतनी कम रेजिस्टिविटी होने की वजह से उसमें से करंट जो है हमारा पास हो जाता है। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल जो है हमारा रबर हो गई या ड्राई वुड हो गई, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने की वजह से इसमें से करंट पास नहीं होता। अब देखो मेटल की एग्जांपल है कॉपर है, जहाँ एल्यूमिनियम है, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसलिए उसको एज अ वायर्स हम यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को, ठीक है। और अगर हम बात करें अलॉयज़ की, अलॉयज़ क्या है, इसका हम हीटिंग एलिमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे हीटर वगैरह है तो उसमें हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अलॉयज़ की भी क्या है कि रेजिस्टिविटी मेटल जैसे होती है, मेटल और अलॉयज़ की सेम रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं, और इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। अब देखो अब तक हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। ये नहीं है कि रेजिस्टेंस हमारे लिए बुरा है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा भी है, हमारे लिए अच्छे काम भी करता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस हमारे लिए काम कर रहा है ना, हीटिंग इफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्दियों में हीटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो अलॉय यूज़ करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो गर्म हो जाता है। हमारा बल्ब है जो टंगस्टन, उसमें क्या है, वो जो उसमें फिलामेंट होती है वो हीट होने की वजह से हमारे पास क्या करता है, बल्ब हमारा ग्लो करता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में पैरेलल लगाते हैं और सीरीज में लगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है और हमारे पास क्या ड्रॉबैक्स हैं